हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं यहाँ मिलकर पढ़ते हैं केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को और अपने केमिस्ट्री की फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग, राइट। तो आज हम यहाँ पर साथ मिलकर क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो आज हम करने वाले हैं वन शॉर्ट वीडियो। किसके बारे में? चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th विच इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जी हाँ, आज हम इस पूरे चैप्टर को एक साथ क्विकली वन शॉट में डिटेल्ड में स्टडी करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। साथ में एंड में हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बचा है बहुत ही कम और हमें करने हैं चैप्टर्स बहुत सारे, तो इसीलिए अब हम वन बाय वन सभी चैप्टर्स के वन शॉट करते जाएंगे और सभी चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करते जाएंगे, प्रिपेयर करते जाएंगे फॉर आवर एग्जामिनेशन। तो इसीलिए आज हम सबसे पहले किसका करने वाले हैं, वन शॉट वीडियो। आज हम वन शॉट लेंगे अपने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 1, ओके, क्लास 9th का। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें किसी भी चैप्टर के अंदर जब हम शुरू करते हैं डिस्कशन करना, तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि उस चैप्टर के अंदर आखिर हम कौन से कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं, राइट। तो इस चैप्टर का अगर आप टाइटल ही समझेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो इसका मतलब है भाई, एक वर्ड डेली लाइफ में बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, डूड व्हाट्स द मैटर, राइट। अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं यार व्हाट्स द मैटर विद यू। ये है एक इंग्लिश वर्ड जिसे हम यूजुअली यूज करते हैं, क्या हुआ भाई, क्या बात है, उसे हम बोल देते हैं व्हाट्स द मैटर डूड, राइट। बट इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, स्पेशली केमिस्ट्री, मैटर का मतलब है कुछ और। अब वो कुछ और क्या है, यही हमें आज के लेक्चर के अंदर समझना है कि आखिर मैटर जो हमारी सराउंडिंग्स में सभी चीजें प्रेजेंट हैं, किन को हम मैटर में लेते हैं और किसे नहीं लेते हैं, वो आज हम समझने वाले हैं। तो हमें पढ़ना है किसके बारे में, मैटर के बारे में, विच इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स। जी हाँ, तो सबसे पहले देखो शुरुआत ही कहां से करनी है, टाइटल को समझने से, राइट। सबसे पहले क्या समझना है भाई, मैटर है क्या, जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में अलग अलग चीजें, राइट। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैटर को जानने से कि मैटर होता क्या है, ओके। सो मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इन एंड अराउंड अस, हमारे आसपास यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, राइट, वो सभी चीजें मैटर से बनी होती हैं, इज मेड अप ऑफ, ठीक है, जितनी भी हमारे आसपास चीजें हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। अब डिफाइन कैसे करेंगे, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो दो चीजें हमें बच्चे याद रखनी है मैटर के बारे में, वो दोनों चीजें क्या हैं, जब भी हम मैटर को डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करते हुए हमें दो पॉइंट्स को याद रखना है। इट इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, मैटर की कैटेगरी में किसे लेंगे, जो एक डेफिनेट स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग हियर, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूं, मैं इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हूं, राइट। देन सेकेंड पॉइंट क्या रखना है, फर्स्ट लिख लेते हैं ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ओके। अब सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है, हैज मास, कुछ ना कुछ उसके पास मास भी होना चाहिए, ओके। तो उन सभी चीजों को हम मैटर बोलते हैं। अब एक बारी क्विकली देखते हैं क्या चीजें मैटर के अंदर हम ले सकते हैं और कौन सी चीजें नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टडी टेबल में भी, अभी आप अपने कमरे में बैठकर एक स्टडी टेबल पे आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो वो जो टेबल है बच्चे, वो भी तो एक स्पेसिफिक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और उसी के साथ में वो एक मास भी रखती है, भाई वजन है उसका कुछ, है ना। तो इसका मतलब वो क्या है, एक मैटर है। देन
बस कार, कोई भी व्हीकल, वो भी एक डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास मास भी है, तो इसका मतलब वो भी क्या है, एक मैटर है। देन यहाँ पे हमने कुछ क्या दिखाए हैं बच्चे, एपरेटस जो हमें केमिस्ट्री लैब में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बीकर, टेस्ट ट्यूब्स, राउंड बॉटम फ्लास्क, अलग अलग एपरेटस। एपरेटस किसे कहते हैं, बेसिकली जिस तरीके से किचन में आपकी मम्मी खाना बनाने के लिए बर्तनों का इस्तेमाल करती है या यूटेंसिल्स जिन्हें हम कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, सेम वे में केमिस्ट्री लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जिन बर्तनों का हम सामान का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम एपरेटस बोलते हैं। तो वो सब चीजें भी क्या हैं, वो भी तो मैटर हैं भाई, वो भी स्पेस लेती हैं, उनका भी कुछ ना कुछ वजन है। अब ये प्यारा सा बच्चा, राइट, जैसे कि आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे, वो सब भी क्या रखते हैं, एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और साथ में कुछ ना कुछ मास भी है, तो वो भी मैटर की कैटेगरी में आता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं, बुक्स, बॉल, टेलीफोन, ये साइकिल, ये सभी चीजें ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस को और साथ ही में रखती हैं कुछ ना कुछ मास भी। तो ये सभी चीजें कहाँ पर आएंगी, मैटर की कैटेगरी में आएंगी। अब कुछ ऐसी बातों को देखते हैं, ऐसी चीजों को जो मैटर नहीं है, मैटर की कैटेगरी में नहीं आते, वो कौन सी हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे इमोजीज हैं, राइट, कौन से हैं, स्माइल कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, एंग्री फेस है, स्माइलिंग फेस है, राइट। तो ये सभी क्या है, हमारे इमोशंस को डिपिक्ट कर रहे हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम सैड होते हैं, कभी हम बहुत गुस्सा होते हैं। तो ये सभी चीजें क्या है, हमारे इमोशंस हैं। डिफरेंट टाइम पे हमारे डिफरेंट इमोशंस, भावनाएं, फीलिंग्स निकल कर आती हैं। उसी तरीके से ये क्या दिखा रहा है, थॉट, हम सोचते हैं, राइट, हम सोचते हैं आज तो हम पूरा चैप्टर ही खत्म कर देंगे, आज हम पूरी की पूरी कंप्लीट साइंस की जो बुक है उसे पूरा याद करके ही छोड़ेंगे, है ना, सोचते हैं। थॉट प्रोसेस है, हमारी थिंकिंग है, जो हमारे थॉट्स है ना, बड़े बड़े सपने हैं, ड्रीम्स हैं, वो सभी हमारे थॉट्स में आते हैं। अब ये क्या डिपिक्ट करता है, प्रे करना, राइट, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ऐसा हो जाए, भगवान हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, राइट। तो ये सभी चीजें बेसिकली जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, लव, हेट्रेड, ये सभी क्या हैं, थॉट्स, ये सभी नॉन मैटर है, ये मैटर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, कई लोग कहते हैं एयर, एयर का क्या भाई, एयर तो हमें दिख नहीं रही है, तो क्या एयर मैटर है या फिर एयर एक मैटर नहीं है, राइट, ये क्वेश्चन भी आता है। क्या एयर मैटर है, यस और नो, ये बताइए। तो एयर का मामला कुछ ऐसा है, भले ही वो हमें दिखती नहीं है, राइट, पर वो स्पेस ऑक्यूपाई तो करती है। अगर बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो वो बैलून फूलता है, राइट, अगर कम हवा भरोगे तो वो छोटा बैलून बनेगा, ज्यादा तो वो बड़ा बनेगा। इसका मतलब वो जो एयर है वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, राइट, ऑल्दो वो हमें नहीं दिखती, लेकिन इस रूम के अंदर जो एयर है वो इस रूम के स्पेस को ऑक्यूपाई करे हुए है। इसका मतलब एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, साथ ही में एयर का कुछ ना कुछ वजन भी होता है। अब वो कैसे पता चलेगा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक छोटी सी स्लैब लीजिए या कोई भी चीज, एक स्केल ले सकते हो पतला सा, वो अगर हम एक वुडन स्लैब लें पतली सी, उसके दोनों साइड पे आपको एयर बैलून्स रखने हैं। ओके, एक साइड के बैलून को पॉप कीजिए तो आप देखेंगे दूसरी तरफ टिल्ट हो जाएगा वो स्लैब आपका। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे वजन में फर्क आ गया, राइट। पहले तो आपने बैलेंस किया हुआ था, दोनों साइड एक एक बैलून था, जैसे ही आपने इसे पॉप किया अब वो सारा वजन एक साइड टिल्ट हो गया, भार बढ़ गया उस तरफ। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस हवा के अंदर, जो हम समझते हैं अरे हवा तो ऐसे भरी पड़ी है कमरे में, इसका कोई वजन थोड़ी होगा, हमें फील थोड़ी होता है, पर उस एयर के अंदर भी एक मास होता है। दैट मीन्स एयर जो है हमारी, ये भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, राइट। एट द सेम टाइम ये जो एयर है ये कुछ ना कुछ मास भी
रखती है। दैट मीन्स जब एयर के ऊपर क्वेश्चन आएगी, बात आएगी क्या एयर मैटर है या नहीं है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, दैट एयर इज अ मैटर। एयर एक मैटर है। जी हाँ, हाँ बोलना है हमें। ओके, तो यहां से हमने अभी क्या समझा, यहां से हम ये समझ चुके हैं कि मैटर क्या होता है। वो सभी चीजें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और मास रखती हैं उन्हें हम मैटर बोलते हैं। तो मैटर के लिए 2 पॉइंट्स आपको दिमाग में हमेशा याद रखने हैं। ओके, ये दोनों पॉइंट्स, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल। अब क्यों फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल, और ये पार्टिकल वर्ड आ कहां से गया, हम तो मैटर को डिस्कस कर रहे थे, राइट। आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम आप तो मैटर पे थे ना, अब ये मैटर से पार्टिकल कहां से आ गया, क्या रिलेशन है इनके बीच में। तो बच्चे बात ऐसी है, जब मैटर को हमने डिफाइन किया, राइट, मैटर के बारे में हमें पता चला कि मैटर क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन आया आखिर ये मैटर बनता कैसे होगा, किस तरीके से बनाया जाता होगा। तो 2 पॉइंट्स आए, या तो ये हो सकता है कॉन्टिन्यूअस, या फिर ये हो सकता है पर्टिकुलेट नेचर का। ठीक है, अब दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा एक ही चीज से बना हुआ है, इसे हम फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यूअस है, जैसे एक ईंट हो गई या एक वुडन ब्लॉक हो गया, राइट, उस तरीके से ये पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस है। और पर्टिकुलेट का मतलब क्या है कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हो, कि हम इस मैटर को भी तोड़ सके, डिवाइड कर सके, फिर फर्दर और डिवाइड कर सके। वैसा कब पॉसिबल है, ओनली इफ दिस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो इन दोनों में से डिसाइड करना है, डिसीजन करना है हमें क्या, कि मैटर भाई कॉन्टिन्यूअस है या फिर पर्टिकुलेट नेचर का है, कैसा है वो, है ना। तो इन दोनों की जब बात आई तो कुछ ऐसे छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमने ये डिसाइड किया कि मैटर है पर्टिकुलेट नेचर का। अब वो छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, नंबर 1 था, हमने चीनी को घोला किसमें, पानी में। भाई जब हम घर पे क्या बनाते हैं, जब हम घर में गर्मियों में, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अब तो विंटर्स डेज आ गए हैं, जब हॉट समर डेज होते हैं तब हम गर्मियों में घर पे नींबू पानी बनाते हैं, बहुत ज्यादा पीते हैं, राइट। तब हम हमेशा क्या करते हैं, पानी लेते हैं, और इस वाटर के अंदर क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं सॉल्ट को या फिर शुगर को, राइट। अब जब हम डिसॉल्व करते हैं, मतलब आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें चीनी घोलनी शुरू की, तब वो चीनी क्या घुल जाती है या नहीं घुलती, ये तो सभी को पता है कि जब हम चीनी पानी में घोलते हैं तो वो घुल जाती है, उसके अंदर बिल्कुल मिल जाती है। अगर दूर से आप देखेंगे, अगर आप किसी को बिना बताए देंगे, एक गिलास पानी में नमक घोल दो और किसी को बोलो लो भाई पी डालो इसे, तो वो उसे देखकर जज नहीं कर पाएगा, बता नहीं पाएगा कि इसके अंदर नमक है या चीनी है, राइट, नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो सॉल्ट और जो शुगर है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो आपके वाटर के अंदर बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, यूनिफॉर्मली एकदम घुल मिल गए हैं, राइट। तो इस तरीके से घुल मिल गए हैं कि हम नमक और चीनी को अलग से नहीं देख पा रहे और पानी को अलग से नहीं देख पा रहे। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर मैटर कॉन्टिन्यूअस होता, अगर ये पानी कॉन्टिन्यूअस होता, अब सपोज आपने एक वुडन ब्लॉक लिया और उसके ऊपर नमक डाल दिया, अब वो नमक जो है, क्या वो नमक दिख रहा है अलग से, हाँ दिख रहा है, राइट। तो इसी तरीके का अगर हमारा मैटर होता कि वो कॉन्टिन्यूअस है, तो वो अपने अंदर दूसरी किसी चीज को डिसॉल्व नहीं कर पाता। अब यहाँ पे जब नींबू पानी में नमक घुला, इसका मतलब क्या निकल के आया कि पानी जो है वो जरूर पार्टिकल्स से बना हुआ होगा,
तभी तो वो अपने पार्टिकल्स के अंदर दूसरे पार्टिकल्स कौन से, शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स, उन्हें डिसॉल्व कर पा रहा है, उन्हें घोल रहा है, डिसॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आया, जो हमारा मैटर है वो कैसा है, पर्टिकुलेट नेचर का है। मतलब क्या है पर्टिकुलेट का, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि हम समझ चुके हैं जो हमारा मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। अब क्या लिखा है हमने, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जी हाँ, वो हम समझ चुके हैं विद एग्जांपल्स की मैटर पार्टिकल्स से बना है। देन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। अब पार्टिकल से तो बना है, लेकिन वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं। अगर देखो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल से बना होता तो उस केस में क्या होता कि हमें वो एज इट इज नजर आते, पार्टिकल्स हम देख पाते, लेकिन मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते विद नेक्ड आईज। ओके, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है। अब ये वाटर की जो एक बूंद है, 1 ड्रॉप है, ये सिर्फ क्या है, वन ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की वो एक बूंद है। ठीक है, अब बूंद में भी, इस एक ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ वाटर पार्टिकल्स हैं। कैसे हैं भाई, जब हमने इसे क्या किया, देखा माइक्रोस्कोप से, तो ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि ये हमें दिखाई तक नहीं देते। दे आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स। तो हमें क्या दिखेगा कि वो जो एक छोटी सी टाइनी सी ड्रॉप है वाटर की, वो भी बहुत सारे अंदर छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स की बनी हुई है। तभी हम क्या कहते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। वो छोटे पार्टिकल्स जिनसे मैटर बना है, दे आर वेरी स्मॉल। ओके, सो ये हमने समझ लिया। सबसे पहले व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई करे जो, और उसके पास कुछ मास होना चाहिए, राइट। देन हमने सेकेंडली ये डिस्कस कर लिया मैटर बना किस तरीके से है, इट इज पर्टिकुलेट इन नेचर, और उसके जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है। अब क्या देखना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल से मैटर बना है। अभी हमने क्या देखा, मैटर पार्टिकल से बना है। अब जिन पार्टिकल्स से वो मैटर बना है, वो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो हमें समझनी है। तो सबसे पहले क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, मतलब किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, बिकॉज उनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, इसलिए वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब ये इसके लिए हमें देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, पार्टिकल क्या कर रहे हैं, दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, राइट। सबसे पहला पॉइंट यही है। अब हमें कैसे पता चला पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, घर में हम क्या जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, राइट, मंदिर में जब पूजा करते हैं। अब उस अगरबत्ती की स्मेल, देखो हमने तो मंदिर में जलाई, लेकिन वो धीरे धीरे स्प्रेड हो जाती है पूरे घर में, राइट, पूरा घर जो है उससे महकने लग जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल, जब भी किचन में खाना बनता है, हॉट फूड, हॉट सिजलिंग फूड बनता है, कहाँ, किचन के अंदर, तो उसकी जो स्मेल है वो भी घर में आप कहीं भी बैठे हो वहां तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। थर्ड एग्जाम्पल, परफ्यूम, सेंट, इत्र जिसे हम कहते हैं, जब हम वो लगाते हैं तो उससे भी पूरा कमरा महक जाता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है,
कुछ तो ऐसा है इन पार्टिकल्स के अंदर खास जो कि ये एक जगह से भाई दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। तो कब पहुंच पाएंगे? जब ये मूव करेंगे, राइट। गाड़ी चलाए बिना आप घर से स्कूल तो नहीं पहुंच जाएंगे, या पैदल जा रहे हैं तो जब तक चलना शुरू नहीं करोगे, मूव नहीं करोगे अपनी जगह से, तब तक एक जगह से आप दूसरी जगह तक नहीं पहुंच सकते, राइट। एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते। सिमिलर वे में अगर ये पार्टिकल जो हैं दे आर नॉट मूविंग, अगर ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहे तो इनके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा किचन से लेकर आपके कमरे तक पहुंच पाना कि आपको खाने की खुशबू आ जाए। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, ये मूव करते रहते हैं कॉन्टिन्यूअसली इन सभी एग्जाम्पल्स की वजह से। अब कॉन्टिन्यूअसली मूविंग के अंदर और स्पेशली जो हमने ये सभी एग्जाम्पल्स डिस्कस करे, फॉर एग्जाम्पल मंदिर में अगरबत्ती जलाना, सेंट परफ्यूम की स्मेल का फैल जाना कमरे में, या फिर हॉट फूड जो है उसकी स्मेल हमारे कमरे तक पहुंचती है, तो इसके पीछे एक प्रोसेस भी छुपी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्या टर्म है? डिफ्यूजन। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि डिफ्यूजन आखिर है क्या। सो बेसिकली हम डिफ्यूजन को कैसे डिफाइन करते हैं? डिफ्यूजन का मतलब क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर या डिफरेंट मटेरियल सब्सटेंसेस, अलग अलग चीजों के पार्टिकल्स का आपस में मिल जाना। अब ये घुलना मिलना कैसे होता है? इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब स्पॉन्टेनियसली होनी चाहिए, अपने आप होनी चाहिए। तो यानी कि डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर। अब क्या होता है देखो, जब अगर हम बात करें, हमने अगरबत्ती घर में मंदिर में जलाई है, राइट। तो जब इसके अंदर से जो पार्टिकल्स हैं, राइट, वो क्या करेंगे, वो पार्टिकल्स जो हैं वो इंटरमिक्सिंग करेंगे किस पार्टिकल के साथ? जो हमारे आसपास ढेर सारी हवा, एयर है, उसके पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, तो यानी कि डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स है। देन कैसे हो रही है? जो आपके पार्टिकल्स थे इस अगरबत्ती के, राइट, आपने जलाई, उसमें से कुछ सेंटेड पार्टिकल्स निकल रहे हैं जिनके पास क्या है, एक स्पेसिफिक खुशबू है। जैसे परफ्यूम हम लगाते हैं तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स, जिनकी वजह से वो एक स्पेसिफिक हमें फ्रेग्रेंस, खुशबू मिलती है। वो पार्टिकल्स जब मिक्स करेंगे किसके साथ? आपके आसपास प्रेजेंट एयर के पार्टिकल्स के साथ, इंटरमिक्सिंग करेंगे, या हम बोल सकते हैं डिफ्यूज करेंगे, किसमें? एयर पार्टिकल्स में। सो इन पार्टिकल्स का अगरबत्ती में प्रेजेंट और एयर के जो पार्टिकल्स हैं इनकी आपस में क्या होगी? डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी। अब डिफ्यूजन की प्रोसेस के बाद क्या होगा? एयर के जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं के साथ चलते फिरते घूमते घूमते ये आप तक, आपके कमरे तक भी पहुंच जाएंगे और आपको वो प्यारी प्यारी अगरबत्ती की खुशबू आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा है? ये डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से हो रहा है। और इसके पीछे का रीजन क्या है? बेसिकली कि जो हमारे वो पार्टिकल्स हैं जो मैटर बनाते हैं, वो पार्टिकल्स जो हैं दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। अगर वो पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते तो कभी भी ये खुशबू हमारे तक नहीं पहुंचती, राइट। तो इसीलिए इसके पीछे का रीजन क्या है? कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं हमारे पार्टिकल्स। तो फर्स्ट पॉइंट हमें समझ आ गया, मैटर को बनाने वाले पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स को
जो पार्टिकल्स आपके मैटर को बनाते हैं उनके बीच में स्पेसेस भी होती हैं। अब क्यों होती हैं स्पेस भाई? ठीक है, जो पार्टिकल्स आपके मैटर बनाते हैं उनके बीच में स्पेस भी है, क्योंकि जैसे अभी हमने प्रीवियसली एग्जांपल डिस्कस किया नींबू पानी बनाने का, राइट? पानी के अंदर हमने चीनी डिसॉल्व करी या फिर हमने नमक सॉल्ट डिसॉल्व करा, तो उस केस में क्या हुआ था हमारे साथ कि वो उसके अंदर घुल गया, राइट? अब जो सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स हैं वो आखिर वाटर के पार्टिकल्स के अंदर डिसॉल्व किस तरीके से हो पा रहे हैं? बिकॉज उस वाटर के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस भी हैं, जगह है। जब खाली जगह होगी तभी तो दूसरा पार्टिकल वहां पर आकर बैठ पाएगा, राइट? तो इसका मतलब जो भी हमारे मैटर के अंदर पार्टिकल्स है, ठीक है, सपोज ये एक मैटर है जिसका हमने बहुत जूम्ड वर्जन देखना है कि भाई पार्टिकल्स कैसे बैठे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है? तो क्या होगा, हम देखेंगे और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो पार्टिकल्स है इनके बीच में स्पेसेस खाली हैं। क्या है इनके बीच में? स्पेसेस, राइट? इन पार्टिकल्स के बीच में क्या खाली है? स्पेसेस खाली हैं। तभी, क्योंकि देखो जब हम वाटर लेते हैं, चीनी को उसमें घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तब क्या होगा? देखो एक वाटर का पार्टिकल ये है, एक ये है, अब इसके बीच में थोड़ी सी स्पेस है, तो ये क्या कहेंगे? जो शुगर का पार्टिकल है उसे कहेंगे आओ भाई हमारे बीच में थोड़ी सी जगह है, तुम्हें हम यहाँ घुसा लेंगे, हम यहाँ बिठा लेंगे, ठीक है? तो इसीलिए क्या होता है कि वाटर में जो सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो इन स्पेसेस के बीच में चले जाते हैं और हमें वो अलग से दिखाई नहीं देते, ठीक है? तो नींबू पानी से हमें पता चला क्या? ये कि जो पार्टिकल्स है मैटर के उनके बीच में स्पेसेस रहती हैं, उनके बीच में खाली जगह होती हैं, ओके? देन थर्ड इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? अब ये कैसे पता चलेगा भाई? थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, इसका मतलब दो जो पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने बात करा इनके बीच में स्पेस होगी, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो स्पेस होगी, राइट? अब क्या है, जो ये दो पार्टिकल्स है इनके बीच में भी अट्रैक्शन होता है। ये क्या करते हैं? एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जोड़े रखते हैं, ओके? अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट होता है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए इसके लिए क्या पॉइंट है, अगर आप एक आयरन बॉल लेते हैं, क्या है ये? बॉल है लेकिन किसकी? आयरन की, ठीक है? जब हम ये आयरन बॉल लेते हैं और इसे जरा अपने हाथ से तोड़ने की कोशिश कीजिए, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितना भी फोर्स लगा लो, चाहे आप बड़े से बड़े बल्कि पर्सन को बुला लो जोर लगाने के लिए, लेकिन वो आयरन बॉल को नहीं तोड़ पाएंगे, राइट? अब दूसरी तरफ आप क्या करो, चौक, क्लास में पड़ी होती है ना हमारी चौक, वो चौक लो, उसे तोड़ो, वो तो बड़े आराम से टूट जाएगी, ऐसी ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा, है ना? वो तो चुटकियों का काम है हमारे लिए। तो यानी कि इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है भाई? जो चौक बहुत ही आराम से टूट रही है, लेकिन आयरन बॉल जो है
वो हमसे नहीं टूट पा रही, चाहे हम कितना भी ज्यादा जो है फोर्स लगा रहे हैं, जोर दम लगा रहे हैं, तब भी नहीं टूट रही। इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस इन दोनों में कहाँ आ रहा है, पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। जो आपकी आयरन बॉल है उसको बनाने वाले जो पार्टिकल्स है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो बहुत ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनका फोर्स, तभी आप उसे तोड़ नहीं पा रहे। लेकिन वही सेम चौक के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम रहा है, इसीलिए वो इजीली टूट रहा है। इसका मतलब हर एक मैटर के अंदर जो ये पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग होता है, ठीक है। किसी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी के अंदर वीक है, लेकिन पॉइंट अभी हम क्या कर रहे हैं डिस्कस, कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो यहाँ से हमको 3 पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। वो क्या, कि हम क्योंकि ये जान चुके हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना है विच आर वेरी टाइनी इन साइज। अब उन पार्टिकल्स के नेचर को हमें समझना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स से। तो वहां से हमें समझ आएंगे 3 पॉइंट। नंबर 1 इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। ओके, वो लगातार मूव करते हैं। अब जब हम डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं या फिर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक रोल आपके टेम्परेचर का भी है। अब टेम्परेचर का क्यों है भाई, देखिए, अगर कुछ लोग एक कमरे में बैठे हैं, बैठे रहेंगे आराम से, सपोज वो सभी पार्टिकल्स हैं उस मैटर के अंदर प्रेजेंट, अगर आग लगेगी तो सभी भागेंगे, है ना। तो उसी तरीके से क्या है, पार्टिकल्स भी टेम्परेचर बढ़ने पर जल्दी जल्दी मूव करते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, मोशन से आती है। काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसी वजह से पार्टिकल्स का जो मोशन है वो बढ़ता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो। सिमिलर वे में डिफ्यूजन की जो हमने बात की थी, दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, राइट। वो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो भी आपकी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। ये जो डिफ्यूजन है ये भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करते हैं, और इस वजह से उनकी मिक्सिंग की जो प्रोसेस है विच इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, वो तेज प्रोसेस हो जाती है, जल्दी होती है। इसी वजह से वो आपका जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसको वो तेज कर देता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे डिफ्यूजन जल्दी होगा, क्योंकि पार्टिकल्स का मोशन फास्ट होगा। ओके, तो ये क्या थी हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे को, कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं पार्टिकल, एंड थर्ड वन इज कि वो उनके बीच में स्पेस रहता है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट स्टेट्स। अभी देखो, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं। मतलब जो हमारे मैटर हैं, जिन्हें हमने बात की है कि हमारे आसपास बहुत सी चीजें हैं जो कि मैटर की कैटेगरी में आती हैं, उन्हें हमने फिजिकल स्टेट्स में डिवाइड किया है। अब फिजिकल स्टेट्स का मतलब क्या है, कि यहाँ पर जब हमने मैटर को क्लासिफाई किया तो हमने मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान दिया है, ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, हम मैटर को डिवाइड करते हैं इनटू 3 फिजिकल स्टेट्स। यस, वो क्या है, सबसे पहले देखते हैं। तो हमने क्या किया है, मैटर को डिवाइड किया है इनटू डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। तो अभी हम क्या डिस्कस करते हैं, सबसे पहली स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड स्टेट, नेक्स्ट वन इज liquid state, then we have gaseous state,
उसके बाद क्या है हमारे पास, प्लाज्मा, लास्ट वन इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, तो बेसिकली प्राइमरी स्टेट्स जो हैं जिनके बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है चीजों को, वो यहाँ पर कौन सी हैं, 3 स्टेट्स हमारे पास हैं। सबसे पहली सॉलिड स्टेट, सेकेंड लिक्विड स्टेट एंड थर्ड इज गैसियस स्टेट। इसके बाद हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है। वो क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ वन इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर अप टू योर लेवल हमें क्या करना है, सिर्फ 3 स्टेट्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ओके, तो पता लेकिन हमें होना चाहिए कि इन टोटल हमारे पास कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट है, 5, बिकॉज मोस्टली हम लोग सिर्फ याद रख पाते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को ही, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। बट हमें पता होना चाहिए दैट इन टोटल वी हैव 5 states of matter, okay, out of which 3 are primary और ये जो दोनों बची हैं they are not primary states। इन्हें हम हायर स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम इन तीनों पे फोकस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स को पढ़ाए, हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दे हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पिक्चर्स के अंदर मैं बता दूं, ये जो है ये पार्टिकल अरेंजमेंट है इन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। देन ये जो है सेकेंड, इट इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड स्टेट एंड दिस वन इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन गैसियस स्टेट। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल डिस्कस करनी है, पहले उन्हें देखते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ाए। नंबर 1 क्या था, पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, तो हमें देखना है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसा है, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सो स्पेस कितना है पार्टिकल्स के बीच में, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ओके, अब थर्ड क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, सो हमें देखना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स के अंदर साफ साफ नजर आ रही है, दिखाई दे रही है किस तरीके से पार्टिकल्स अरेंज हैं। ओके, तो इस बेसिस पे अब हमें ये तीनों चीजें बतानी हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट को देखते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं, देखो इसके अंदर पार्टिकल्स की अगर अरेंजमेंट देखें तो बहुत ही यूनिफॉर्मिटी है, राइट, एक समानता है, चाहे आप कहीं से भी देखें, बहुत यूनिफॉर्मली और बहुत अच्छे से पार्टिकल्स को पैक किया गया है ना। तो इस स्टेट के अंदर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही मिनिमम होती है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मिनिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगी आपके सॉलिड स्टेट के अंदर। देन स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स, क्योंकि हमने सॉलिड स्टेट के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं हम देख पा रहे हैं कि वो बहुत ही यूनिफॉर्मली अरेंज किए गए हैं इन अ डेफिनेट पैटर्न, एक
एग्जैक्ट पैटर्न को फॉलो करके सभी पार्टिकल्स को अच्छे से पैक किया गया है, पैकिंग अच्छे से की है, तो इसीलिए इसमें जो स्पेस रहता है बिटवीन द पार्टिकल्स वो बहुत कम होता है। ओके, वी हैव मिनिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, देन बात आती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अब दो पार्टिकल्स जो हैं वो कितने ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखिए जिस तरीके से क्या होता है, कभी कभार जिन लोगों के हम साथ रहते हैं, आसपास रहते हैं या नजदीक रहते हैं, उनके साथ हमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, घर पे जब हम मम्मी पापा भाई बहन के साथ रहते हैं तो उनके साथ जो हमारा प्यार है वो ज्यादा है, राइट, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जैसे जैसे दूरियां बढ़ती हैं वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कम होता जाता है, वो प्यार जो है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से इन पार्टिकल्स के साथ भी है सेम केस। जब ये पार्टिकल्स जितना ज्यादा पास रहेंगे एक दूसरे के, उतना ही इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जैसे ही ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे वैसे ही इनके बीच में प्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी कम हो जाएगा, टूट जाएगा, राइट। तो जैसे आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट में क्या होता है, हमारे पास पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, तो इसीलिए स्टेट के अंदर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है बिटवीन दी पार्टिकल्स। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो वो हमारा कैसा है, मैक्सिमम। अब जब हम मैक्सिमम मिनिमम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज वी आर कंपेयरिंग, हम इन तीनों स्टेट्स के लिए कंपेयर कर रहे हैं। ओके, देन बात आती है सेकेंड स्टेट की। अब फर्स्ट सॉलिड स्टेट का डिस्कशन कर लिया, लिक्विड पे आ जाते हैं। अब लिक्विड में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अगर आप ध्यान से देखें तो जिस तरीके से सॉलिड के अंदर एक पैटर्न फॉलो करके बहुत ही अच्छे से पैकिंग की गई है पार्टिकल्स की, ऐसा कुछ हमें लिक्विड में नहीं नजर आ रहा है ना। ऐसा लग रहा है किसी भी पार्टिकल को कहीं पे भी पटक दिया, लेकिन जहां पर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो फिर भी पॉसिबल है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए लिक्विड में आपका बहुत ही लिटिल या फिर हम बोल सकते हैं मॉडरेट, राइट, क्योंकि हम इन तीनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो सॉलिड में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मिनिमम थी, तो लिक्विड के केस में वी कैन से मॉडरेट है, मतलब कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, और मिनिमम भी नहीं है। क्यों मिनिमम नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड की तरह बहुत अच्छे से पैक नहीं किए गए हैं, इसलिए। देन स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स, अब जैसे कि आप पैकिंग से देख सकते हैं सॉलिड के अंदर जो है वो आपकी स्पेसेस बहुत ही कम होती हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर वी हैव अगेन moderate space between the particles. Then force of attraction between particles, solid में जो है maximum, liquid में क्या है, ये भी moderate रहता है। ठीक है, अब बात आते हैं गैसियस स्टेट पे। अब गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर दूर रहना पसंद करते हैं। वो उन पार्टिकल्स में से, जैसे कई लोग होते हैं वो पसंद नहीं करते किसी से भी इंटरैक्ट करना, राइट, वो अलग अलग रहना ही पसंद करते हैं, तो जहां पर उन्हें भीड़ भाड़ दिखती है वो वहां से दूर चले जाते हैं। उसी तरीके से कुछ गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स भी होते हैं, वो क्या पसंद करते हैं, दूरी बनाए रखना। गैसियस स्टेट में चलता है कि भाई सब एक दूसरे से काफी दूर दूर रहेंगे, सब एक दूसरे को डिस्टेंस पे ही रखेंगे। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में जो है पार्टिकल्स के बीच में बहुत बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। ये देखिए जरा, एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा कहीं दूर पड़ा मिलेगा, तीसरा कहीं दूर, चौथा कहीं दूर। ठीक है, तो गैसियस स्टेट के अंदर क्या है, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा दूरी है। अब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो क्योंकि देखो ये पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, बहुत ही रैंडम मोशन करते हैं, बहुत तेज मोशन करते हैं, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल गैसियस स्टेट में कैसी है, मैक्सिमम। देन स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स, अभी बताया कि ये सभी पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा
दूर रहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, तो इसीलिए इनके अंदर स्पेस बिटवीन पार्टिकल भी क्या है, मैक्सिमम स्पेस है, सबसे ज्यादा दूरी रखते हैं एक दूसरे के बीच में, राइट। देन बात आती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल जब हमने सॉलिड देखा बहुत चिपक चिपक के रहते हैं, राइट, जब चिपक चिपक के रहेंगे इसका मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, राइट, जितनी तेजी से एक दूसरे को फोर्स से खींचेंगे उतना ही तो पास रहेंगे एक दूसरे के। वैसे ही गैसियस स्टेट की बात करें, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा वहां है, तो इतनी दूरी अगर इन्होंने एक दूसरे से बनाई हुई है तो इसका मतलब इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स है नहीं, है तो लेकिन कैसा है, बहुत कम है, बहुत मिनिमम है। तो क्या बोल सकते हैं, गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम, बहुत कम है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। तो ये हमने क्या डिस्कस करा, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर किस तरीके से हमारी जो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सभी पार्टिकल्स जो मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मैटर को बनाते हैं, राइट, उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स में किस तरीके से डिफरेंस आ रहा है इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वी विल मूव टू, अब देखो स्टेट्स ऑफ मैटर हम देख चुके हैं, अब स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हमें जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन्हें अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम कौन सी स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की। सो सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स आर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, सॉलिड स्टेट में कुछ तो खास बात होगी तभी तो वो एक अलग स्टेट है। लिक्विड स्टेट को अलग क्यों बनाया गया, क्योंकि उसके अंदर कुछ डिफरेंस होगा, कुछ चीजें अलग होंगी एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमने बनाई हैं वो क्यों बनाई हैं, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं इसलिए बनाई हैं। तो हमें ये पढ़ना है कि सॉलिड के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिक्विड की क्या हैं और गैसियस स्टेट की क्या हैं। तो सबसे पहले सॉलिड के अंदर देखते हैं, दे हैव डेफिनेट शेप, उनकी शेप कैसी होती है, डेफिनेट होती है। क्यों, बिकॉज उनके पास एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है सॉलिड स्टेट में। देन दे हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, अगर मैं इस पे कितना भी फोर्स लगाऊं तो ये बेंड नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक सॉलिड है, राइट, तो ये बेंड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस पे बहुत ज्यादा ही जोर लगाऊंगी तो ये टूट जाएगा, टूट जाएगा लेकिन बेंड नहीं होगा। इसका मतलब ये रिजिड इन नेचर है कि भाई भले ही हम टूट जाएंगे लेकिन हम अपनी जो शेप है उसे चेंज नहीं होने देंगे। ऐसा कौन करते हैं, सॉलिड स्टेट में जो मैटर प्रेजेंट है वो करते हैं। एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, अब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हम किसी चीज पे प्रेशर अप्लाई करें तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाएं, राइट। पर सॉलिड स्टेट में ऐसा नहीं होता, सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल। देन हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड स्टेट का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है। यहाँ पर अब हम जैसे कि डिस्कस कर लिया है हमने सॉलिड स्टेट के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है, लाइक उनकी शेप डेफिनेट है, दे हैव अ डेफिनेट बाउंड्री, वॉल्यूम जो है वो कैसा है, डेफिनेट है, मतलब एक फिक्स्ड वॉल्यूम रखते हैं, एंड दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। ओके, अब हम चलेंगे अपनी सेकेंड स्टेट पे, दैट इज लिक्विड स्टेट, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज दे हैव फ्लूइडिटी, दैट इज टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू फ्लो इज नोन एज फ्लूइडिटी। जैसे कि वाटर है, वाटर क्या करता है हमारा, फ्लो करता है, दैट इज
लिक्विड स्टेट, राइट, लिक्विड स्टेट में फ्लो कर सकता है। वहीं अगर हम बर्फ को रखते हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, तो क्या वो फ्लो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसका मतलब सॉलिड जो है दे आर नॉट फ्लूइड, बट हमारे लिक्विड कैसे हैं? फ्लूइड्स हैं, वो रखते हैं टेंडेंसी टू फ्लो। देन लो कंप्रेसिबिलिटी, जैसे कि जब हम पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, उस टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? इन लिक्विड स्टेट्स पार्टिकल हमारे कैसे अरेंज हैं? समथिंग लाइक दिस, है ना, कुछ इस तरीके से हमारे पार्टिकल्स अरेंज हैं। कौन सी स्टेट के अंदर? लिक्विड स्टेट के अंदर। और लिक्विड स्टेट में जो हमारा स्पेस बिटवीन पार्टिकल है वो कैसा है? थोड़ा बहुत है, मिनिमम है, ज्यादा नहीं है पर बिल्कुल कम भी नहीं है, राइट। सो अगर हमारी लिक्विड स्टेट के अंदर हमारे पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं, सो दे विल हैव लो कंप्रेसिबिलिटी। देन नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज, जैसे कि हमने सॉलिड स्टेट में देखा कि सॉलिड स्टेट में मैटर के पास क्या है? डेफिनेट बाउंड्रीज हैं और एक फिक्स्ड शेप है। बट लिक्विड स्टेट के अंदर ना तो शेप फिक्स है और ना ही बाउंड्रीज। ओके, दे टेक द शेप ऑफ द वेसल। लिक्विड्स क्या करते हैं? जिस भी बर्तन में हम उन्हें रखेंगे उस ही का शेप ले लेते हैं, राइट। ग्लास में रखेंगे, ग्लास का शेप लेगा, बॉटल में रखेंगे, बॉटल का शेप लेगा। सो दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस भी कंटेनर के अंदर आप उसे रखेंगे उसी की वो शेप ले लेंगे। बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। शेप फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। देन थर्ड स्टेट क्या थी हमारी? गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में दे हैव फ्लूइडिटी। जैसे कि हमने बोला लिक्विड के अंदर क्या है? टेंडेंसी टू फ्लो। सेम हमारी सिमिलरली गैसेस के अंदर भी होती है टेंडेंसी टू फ्लो। दे हैव फ्लूइडिटी, हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। हाई कंप्रेसिबिलिटी क्यों है? जैसे कि हमने देखा गैसियस स्टेट्स के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं, राइट। और इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो कैसा है? बहुत ही ज्यादा है। बहुत दूर दूर रहते हैं पार्टिकल्स, एक इस कोने पे तो दूसरा उस कोने पे, राइट। तो अगर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल गैसियस स्टेट में बहुत हाई है और हाईएस्ट है इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस में से सबसे ज्यादा स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स कौन सी स्टेट के अंदर है? गैसियस स्टेट के अंदर। सो यहाँ पर बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, बहुत सारी जगह है, तो जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आएंगे। सो दे आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसियस स्टेट कैसी है? हाईली कंप्रेसिबल स्टेट है। हैव नो डेफिनेट बाउंड्रीज, डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं है। देन हैव नो डेफिनेट शेप, गैसेस के पास कोई डेफिनेट शेप भी नहीं है। एंड हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। तो ये बात हुई हमारी थर्ड स्टेट की। अब हमने क्या किया? तीन जो हमारे पास क्या थी? प्राइमरी स्टेट। लाइक हम देख चुके हैं कि हमारे पास इन टोटल कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती हैं? 5। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बट प्राइमरी स्टेट्स 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमें मेन फोकस कहाँ पे करना है? सॉलिड, लिक्विड, गैस के ऊपर। अब हमने उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया और हमने ये भी देखा कि तीनों स्टेट्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं पार्टिकल्स की, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, राइट। जिसके अंदर हमने देखा स्पेस कितना होता है पार्टिकल्स के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है सॉलिड में और बहुत ही वीक है गैसेस में, राइट। वो सभी हमने डिस्कस किया। अब हम क्या करेंगे? अब हमें पता है भाई हमारे पास क्या है? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हमें ये देखना है कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे जा सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ दी स्टेट कैसे पॉसिबल है,
ये अब हमें आगे पढ़ना है। तो वो कर सकते हैं हम दो तरीके से। नंबर 1 इज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करोगे उससे आपका कन्वर्जन ऑफ स्टेट हो सकता है। नंबर 2 इज बाय चेंजिंग द प्रेशर, अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो उससे भी आपका चेंज इन स्टेट हो सकता है, कन्वर्जन इन स्टेट पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम कौन सा डिस्कस करेंगे, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर को चेंज करने से किस तरीके से अपनी स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर शो की हैं, किसके लिए, वाटर के लिए। वाटर क्या करता है, तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, राइट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में आइस है हमारे पास, बर्फ, लिक्विड में नॉर्मल वाटर जो हम पीते हैं, राइट, देन गैस में वी हैव स्टीम। अब ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर तो देख ली, अब इनका कन्वर्जन देखना है कि हम टेम्परेचर को किस तरीके से चेंज करें, कि हम टेम्परेचर बढ़ाएं या हम टेम्परेचर को घटाएं, जिससे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे हम पहुंच जाएं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे फोकस कीजिए, ये क्या है, आइस, इसका मतलब ये कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है आपके पास, सॉलिड। ओके, देन सेकेंड यहाँ पे आ जाइए, पानी कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड। देन ये क्या निकल रही है, स्टीम निकल रही है। आई होप आपको दिख रहा हो, विजिबल हो, वेपर्स बन रहे हैं वाटर के। सो दिस इज गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। अब देखते हैं नंबर 1 हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पहुंचने के लिए कौन सी प्रोसेस करनी है, क्या आपको हीटिंग करनी है या फिर आपको कूलिंग करनी है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, ताकि हम एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरी स्टेट ऑफ मैटर पे पहुंच जाएं। ओके, देन सेकेंड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि उस प्रोसेस का नाम क्या है। अगर हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन कर रहे हैं तो हम उस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, वो नाम पता होना भी जरूरी है। ओके, सो सबसे पहले सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट को बदल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू लिक्विड स्टेट। अब ऐसा कब होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सॉलिड से लिक्विड जब हम जाएंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वो हमें पता होना चाहिए, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, दोनों नाम से हम बुला सकते हैं। व्हेन सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। ओके, कब होगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम कहाँ से कहाँ गए, लिक्विड से गैसियस स्टेट पे, ये एरो है ना, लिक्विड से गैसियस पे गए। ये भी कब होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग। ठीक है, अब देखिए दूसरी प्रोसेस क्या है, जब हम गैस से वापस सॉलिड पे आ गए, ये भी पॉसिबल है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और सॉलिड से डायरेक्ट अगर आपकी कन्वर्जन हो रही है स्टेट की, किस में, गैसियस स्टेट में डायरेक्टली, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ओके, देन हम आते हैं गैसेस से लिक्विड स्टेट पे कैसे आएंगे। गैस से हमें लिक्विड पे आना है जब हम कूलिंग करेंगे, राइट, कूलिंग करेंगे यानी कि टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब हम गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट पे आते हैं, कंडेंसेशन।
क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। ओके, देन अगेन लिक्विड स्टेट से हमें कहाँ जाना है, सॉलिड स्टेट पे, मतलब पानी जो है उसकी बर्फ बनानी है। कब बनेगी, रूम टेम्परेचर पे पड़े पड़े तो बन नहीं जाएगी, ना ही उसे गर्म करने से बनेगी। कब बनेगी, जब उसे फ्रिज के अंदर बर्फ जमाते हैं रख कर आएंगे तब। कैसे बनी, कूलिंग करने से, राइट। मतलब लिक्विड से सॉलिड में हम कैसे गए, कूलिंग करने से, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से। तो यानी कि इस प्रोसेस को मैं यहां अलग से लिख रही हूं, यानी कि जब हम लिक्विड स्टेट से कहां जाना चाहते हैं, सॉलिड स्टेट में, तो ये कैसे होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करके। ओके, जो मैंने ये अपवर्ड एरो बनाया है वो बनाया है इंक्रीज के लिए कि टेम्परेचर बढ़ाना है, और जो डाउनवर्ड बनाया है वो बनाया है कम करने के लिए, डिक्रीज के लिए। ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग, है ना। बोलते हैं फ्रीज हो गए हम, ज्यादा ठंड लग गई, फ्रीजिंग हो गई। तो फ्रीजिंग की प्रोसेस क्या है, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन करना। ओके, तो ये क्या था, टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से किस तरीके से हम स्टेट्स ऑफ मैटर का कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक चीज वो है ये सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो प्रोसेस है इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि सब्लिमेशन हम किसे कहते हैं, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ओके, इसकी डेफिनेशन हमें जरूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं वन बाय वन। अब हमने पूरा एक चार्ट एक साथ देख लिया किस तरीके से स्टेट्स कन्वर्जन हो रहे हैं और प्रोसेसेस को हम क्या क्या नाम देते हैं। अब हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। अब देखो, हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट करते हैं किस में, लिक्विड में, राइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। ओके, अब ये प्रोसेस कब होगी, जब आप हीटिंग कर रहे हैं, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सॉलिड स्टेट का टेम्परेचर बढ़ाया, उसके अंदर प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ने लग गई। जैसे ही उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, मूवमेंट करना शुरू करेंगे, और उनके बीच में जो प्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था वो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल तेज होने की वजह से वो कम होगा, कमजोर होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाएगा, जिससे कि वो दूर दूर हो जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द लिक्विड स्टेट। अब ये तो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से हुआ, लेकिन किस टेम्परेचर पे हुआ, कौन से पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारी मेल्टिंग की प्रोसेस हो रही है, आखिर कौन सा टेम्परेचर है वो, क्या कहेंगे उस टेम्परेचर को, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। बहुत इजी है याद रखना, जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग हो रही है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। देखिए, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, कहां पर होगा ये कन्वर्जन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये टेम्परेचर जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज इवन। जब हम मेल्टिंग की प्रोसेस करते हैं तब वो जो कन्वर्जन का टेम्परेचर है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी सॉलिड जो आइस है वो मेल्ट होके लिक्विड वाटर बनाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज, जैसे कि आप देख सकते हैं मेल्टिंग ऑफ
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस सॉरी, उसे हमने दो टेम्परेचर यूनिट्स में लिखा है, एक है केल्विन और दूसरा है सेल्सियस। तो हमारे पास टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो यूनिट्स हैं, एक तो केल्विन और दूसरी क्या है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन को हम के लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री सेल्सियस को हम डिग्री सी लिख के। ओके, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन दोनों यूनिट्स को कैसे हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब केल्विन को सेल्सियस में कैसे ले जाना है और सेल्सियस को हमें केल्विन में कैसे चेंज करना है। अब ये कैसे करेंगे, 0 डिग्री इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। ठीक है, अब ये 0 डिग्री है, अब अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर चाहिए तो आप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर देंगे तो वो डिग्री से केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला, ठीक है, केल्विन में टेम्परेचर चाहिए तो क्या करेंगे, जो टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में है उसमें ऐड करना है 273.15, तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, कहीं पे भी आपका कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है टेम्परेचर में तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, मेल्टिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक एक्टिविटी भी देखी थी चैप्टर के अंदर, जिसमें हमने क्या किया था, आइस ली थी बीकर में और उसे हीट किया था और साथ ही में उसमें थर्मामीटर डाल के टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया था। तब हमने ये देखा था इनिशियली जो है वो आइस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, बट एक पॉइंट पे आकर वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। उसके बाद हम आइस को हीट तो दे रहे हैं, हीट एनर्जी तो मिल रही है, बट टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं हुआ, बिकॉज वो अमाउंट ऑफ हीट जो है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg solid to its liquid state at its melting point at atmospheric pressure is latent heat of fusion। वो सारी की सारी हीट जो हम दे रहे थे वो टेम्परेचर इंक्रीज इसलिए नहीं कर रहा था बिकॉज वो सभी हीट जो है वो आपके स्टेट कन्वर्जन के अंदर यूटिलाइज हो रही थी। सारी की सारी हीट एनर्जी कहाँ जा रही थी, सॉलिड को आपके लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज सॉलिड स्टेट में हमारे पास क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो उन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हमें ओवरकम करना है, तभी हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट में पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए वो सभी एनर्जी टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, बिकॉज वो सारी यूटिलाइज की जा रही है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे जो लेटेंट वर्ड है उसका मतलब है छुपा हुआ, हिडन। तो वो सारी जो हीट एनर्जी है वो हिडन है, छुपी हुई है। क्यों छुपी हुई बोल रहे हैं, बिकॉज उसने हमें इंक्रीज इन टेम्परेचर शो नहीं किया था थर्मामीटर में, इसीलिए हम उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल रहे हैं। ओके, सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, वो सभी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज हमारी सॉलिड स्टेट को किसमें, लिक्विड स्टेट में। कहाँ पर करेगी, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट बोला वो टेम्परेचर जहाँ पे मेल्टिंग की प्रोसेस होगी, वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जहाँ पे आपकी बॉइलिंग स्टार्ट होगी। तो प्रोसेस क्या है हमारा, लिक्विड से हम गैसियस स्टेट में कन्वर्जन कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, राइट।
और वो टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में आपका लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन होगा, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। सॉरी, temperature at which liquid will change to gaseous state. Okay, अब definition देख लेते हैं. The temperature at which liquid boils to form vapors. वो temperature जहाँ पर liquid state का conversion start होगा into vapors. Vapors का मतलब क्या है, gaseous state में, right? At atmospheric pressure. ये काम कहाँ पर हो रहा है boiling का, atmospheric pressure पे. Okay, is called boiling point. वो क्या है, boiling point. Boiling point of water is 373 Kelvin. Okay, basically boiling point क्या है हमारा, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस. अब ये तो डिग्री सेल्सियस में है, अगर केल्विन में पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273.15, यानी कि 100 प्लस 273.15 कितना आ जाएगा हमारे पास, 373.15 केल्विन, और रफली 373 केल्विन हम इसे बोल सकते हैं. ओके, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. जिस तरीके से हमने देखा कि जब हमारी मेल्टिंग की प्रोसेस होगी, राइट, वहां पर एक पॉइंट पे क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर चेंज इंक्रीज शो नहीं हुआ हमें थर्मामीटर पे. उसी तरीके की सेम प्रोसेस जब हम जाएंगे लिक्विड से गैसियस स्टेट में, तब भी होता है. अगर आप एक बीकर में लिक्विड ले, वाटर लीजिए, उसे हीट करना स्टार्ट कीजिए और एक थर्मामीटर डाल के टेम्परेचर नोट करते जाइए डेफिनेट टाइम के बाद कि 5-5 मिनट में या 2-2 मिनट में टाइम जो आपका टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज कर रहा है. तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी देर के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, राइट. क्या होगा वो, अगर वाटर की बात करें 100 डिग्री. अब वहां पर हीट तो हम कर रहे हैं, लेकिन थर्मामीटर में कोई इंक्रीज इन टेम्परेचर क्यों नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज उस पॉइंट पे दी गई सारी की सारी हीट एनर्जी जो है वो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में आपस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको ओवरकम करने में हमारी यूटिलाइज हो रही है, यूज की जा रही है, काम में आ रही है. ठीक है, इसीलिए उस टाइम कोई आपका इंक्रीज नहीं होता. क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो हीट का अमाउंट, वो हीट एनर्जी जो क्या कर रही है, आपके लिक्विड को कन्वर्ट कर रही है गैसियस स्टेट में. इस स्टेट कन्वर्जन के अंदर जो हीट अमाउंट यूज हो गया उससे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. छुपी हुई हीट है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज थर्मामीटर पे हमें शो नहीं कर रही, इसीलिए उसे हम छुपी हुई बोल रहे हैं. ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg. ओके, जब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करेंगे तब भी हमने कितना अमाउंट लिया है, 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, राइट. यहाँ पे भी सेम हमें क्या कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट. अब कन्वर्जन कहाँ पे होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे होगा एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, सो ये दोनों डेफिनेशंस भी आपको याद रखनी है, समझ के चलना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्या मतलब है. नेक्स्ट देखते हैं सब्लिमेशन की प्रोसेस को, क्योंकि सभी प्रोसेसेस में इसकी जो डेफिनेशन है या इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें काफी बारी पूछे जाते हैं एग्जाम में. ओके, सो सब्लिमेशन का क्या मतलब है,
सबसे पहले देखते हैं सब्लिमेशन क्या है। प्रोसेस है, राइट? जैसे मेल्टिंग एक प्रोसेस है, बॉइलिंग एक प्रोसेस है, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है, फ्रीजिंग एक प्रोसेस है, राइट? सिमिलर वे में आपकी सब्लिमेशन भी एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस है किसकी? स्टेट कन्वर्जन की, क्योंकि हम तो स्टार्टिंग से स्टेट कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। तो स्टेट कन्वर्जन की कौन सी स्टेट से किस में आ रहा है ये अब हमें पता होना चाहिए। सो प्रोसेस थ्रू विच solid gets converted to gaseous state directly। ठीक है, अगर हम देखें ज्यादातर सॉलिड के केस में क्या होगा, जब आप सॉलिड को हीट करेंगे पहले लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करेंगे फिर गैसेस बनेगा, राइट? मैक्सिमम केसेस में ये होगा, बट कुछ ऐसे स्पेशल केसेस भी हैं, ऐसे कुछ सॉलिड्स हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्टली विदाउट, अब ये भी मेंशन करना है, विदाउट पासिंग into liquid state। क्यों लिखा है हमने? ये बताने के लिए कि बीच में जो है, जो हमेशा लिक्विड स्टेट आती है, सॉलिड से पहले लिक्विड बनता है फिर लिक्विड से गैस, बट सब्लिमेशन के अंदर डायरेक्ट कन्वर्जन है सॉलिड का इनटू गैसियस स्टेट, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आनी चाहिए, विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ये हमने बताया है। ओके, वो क्या है? सब्लिमेशन की प्रोसेस है। अब सब्लिमेशन की प्रोसेस एग्जांपल्स देखते हैं। नैप्थलीन, ठीक है, मॉथ बॉल्स अगर आपको पता हो, जो कि नैप्थलीन बॉल्स भी कही जाती हैं, जो क्या करते हैं, कपड़ों के अंदर रखने के काम आती है ताकि उनमें स्मेल ना आए, कीड़े ना लगे। अगर आप देखेंगे, आप उन बॉल्स को रखिए, आफ्टर सम टाइम आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। कैसे गायब हो गई? कोई जादू थोड़ी हुआ है, बस एक प्रोसेस हुई है। कौन सी प्रोसेस? सब्लिमेशन की प्रोसेस, जिसमें वो सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देन एक और एग्जाम्पल, अमोनियम क्लोराइड, ये इसका एक एग्जाम्पल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, अमोनियम क्लोराइड। हमने एक पेट्री डिश के अंदर, एक हमने वॉच क्लास के अंदर क्या लिया है, हमने यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोई लिक्विड स्टेट हमारे पास नहीं आती। अदरवाइज क्या होता है, आइस है, बर्फ है, वो पिघलती है तो पहले लिक्विड स्टेट आती है, फिर हम उस लिक्विड को हीट करते हैं तब वो गैसियस में कन्वर्ट होता है। पर जब हम अमोनियम क्लोराइड को, फॉर्मूला क्या है, NH4Cl, इस अमोनियम क्लोराइड को जब हम लेके हीट करते हैं उस समय हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोई लिक्विड फॉर्म ही नहीं होता। ठीक है, लिक्विड फॉर्म नहीं होता, सीधे क्या होता है, सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन हो जाता है, सीधा सीधा आपके अमोनियम क्लोराइड के जो है वेपर्स फॉर्म हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसके ऊपर, मतलब जो डिश हमने ली जिसके अंदर सॉल्ट लिया है हीट करने के लिए, उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रख दी और उसका जो माउथ है, ये जो ओपन होता है, उसे हमने ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। कैसे? कॉटन डाल दी, ठीक है, ताकि क्या हो, जो इसके वेपर्स बने ना अमोनियम क्लोराइड के, जब ये सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में जा रहा है, वो एस्केप ना हो सके, बाहर ना जाए, वो यहीं पे ही रहे। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, पहले तो हम ये देखेंगे कि जब हमने इसे हीट किया तो ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जा रहा है, मतलब सब्लिमेशन की प्रोसेस हुई है यहाँ पर। देन आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ फनल के माउथ के पास आपको व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये क्या है,
ये अमोनियम क्लोराइड ही है। जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बने थे, आफ्टर सम टाइम वो कूल डाउन हो गए और वो डिपॉजिट हो गए आपकी फनल के ऊपर ही। ओके, तो ये क्या है? ये वही अमोनियम क्लोराइड आपका सॉल्ट ही है। ओके, तो ये क्यों हो रहा है? सब्लिमेशन की प्रोसेस की वजह से हो रहा है। अब चाहे डायरेक्टली गैस से चाहे डायरेक्टली आपका सॉलिड से गैसियस स्टेट में हो कन्वर्जन, या फिर गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में, दोनों को ही हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस। बट कभी कभार इन केस सॉलिड से गैस को सब्लिमेशन और गैस से सॉलिड को हम रिवर्स सब्लिमेशन प्रोसेस ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? सब्लिमेशन की प्रोसेस। आई होप अच्छे से समझ आई हो, क्योंकि इसके अंदर से काफी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नाउ क्या है, देखो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया कि भाई स्टेट्स का कन्वर्जन कैसे करेंगे, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में किस तरीके से हम जाएंगे, जहां पे हमने दो रास्ते हमारे पास थे, इधर चेंज कीजिए टेम्परेचर या फिर चेंज कीजिए प्रेशर। तो टेम्परेचर चेंज और प्रोसेसेस को हमने देख लिया। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं एक बारी, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज होते हैं इन डिफरेंट स्टेट्स। ओके, सो गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स कैसे रहते हैं? बहुत ज्यादा दूर दूर एक दूसरे से। लिक्विड स्टेट में थोड़ी बहुत स्पेसेस होती हैं प्रेजेंट। वही बात करें सॉलिड स्टेट की, सो पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से पैक्ड होते हैं इनटू पर्टिकुलर अरेंजमेंट। ओके, अब देखिए अगर सॉलिड स्टेट में कोई सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास इन सॉलिड स्टेट, और अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करती हूँ, हाथों से करती हूँ या मैं इसे एक पिस्टन के अंदर डाल के खूब दबाती हूँ, तो क्या होगा? क्या ये कंप्रेस हो जाएगा? क्या इसके पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे? नहीं आएंगे, राइट? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि भाई पार्टिकल्स के बीच में जगह तो होनी चाहिए। जब इनके बीच में स्पेस होगा तभी तो वो एक दूसरे के नजदीक आ पाएंगे। यहाँ पे तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ही नहीं है, राइट? तो वो इसीलिए सॉलिड स्टेट में अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कुछ भी रिजल्ट हमारे पास निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि वो भाई पहले से ही बहुत ज्यादा नजदीक है, उनके बीच में स्पेसेस ही नहीं है। बट इन केस अगर हम लेंगे गैसियस स्टेट या किसी गैस को, और इस केस में हम क्या करेंगे, यहां से पिस्टन से अप्लाई करेंगे प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे क्या होगा? पहले तो पार्टिकल्स मजे में दूर दूर थे, घूम रहे थे, एक इधर एक उधर, इधर उधर कहीं भी। जैसे ही हमने प्रेशर लगाया वैसे ही क्या होगा? ये पार्टिकल्स दूर दूर से पास आने लग जाएंगे। तो ऐसे करके क्या करके प्रेशर को इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं? गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और ऐसे ही अगर लिक्विड स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया जाए तो उसे भी हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है? कन्वर्जन ऑफ स्टेट कैसे करेंगे? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। ओके, अब जैसे कि स्टेट्स ऑफ मैटर हमने देख ली, प्रोसेसेस भी देखी, अब एक खास प्रोसेस हमारे पास आती है विच इज इवेपोरेशन। ठीक है, अब इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या है पहले ये समझते हैं। अ सरफेस फिनोमिना, कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना, मतलब सरफेस पे ही लगेगा, ऊपर लगेगा, बल्क में अंदर नहीं लगेगा। ठीक है, सरफेस फिनोमिना है
in which liquid changes into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. अब देखो प्रोसेस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में, है ना। क्या हो रहा है, इवेपोरेशन में भी लिक्विड बना रहे हैं वेपर्स, राइट, लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहे हैं। अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है, लिक्विड से वेपर स्टेट पे तो हम पहले भी गए थे, कब, जब हमने बॉइलिंग की प्रोसेस की थी, राइट। लिक्विड से वेपर स्टेट पे तो हम बॉइलिंग की प्रोसेस में भी गए थे, है ना। बॉइलिंग में भी तो यही था, लिक्विड से वेपर्स बनाने थे। बट चेंज क्या है, बॉइलिंग कब हुई, बॉइलिंग पॉइंट पे, राइट। लेकिन इवेपोरेशन कब होगी, इवेपोरेशन में हम क्या कह रहे हैं, लिक्विड जो है वो वेपर्स फॉर्म कर रहा है, बट कौन से टेम्परेचर पे, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। बॉइलिंग पॉइंट पे अगर लिक्विड से वेपर बन रहा है, राइट, उस समय क्या है, वो बॉइलिंग की प्रोसेस है। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपका लिक्विड से वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट विल बी इवेपोरेशन की प्रोसेस, ओके। और एक और चीज, क्योंकि इवेपोरेशन क्या है, ये है सरफेस फिनोमिना, तो इसके अंदर सिर्फ जो आपके लिक्विड के जो ये पार्टिकल्स है ना, जो सरफेस के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ वही पार्टिकल्स आपके कन्वर्ट होंगे इनटू वेपर्स। बल्क में प्रेजेंट पार्टिकल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि अगर हम बॉइलिंग करते हैं तो बल्क पार्टिकल्स की भी बॉइलिंग होती है, वो भी लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन इवेपोरेशन में क्या है, सरफेस पे प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं सिर्फ वही कन्वर्ट होंगे आपके लिक्विड से वेपर स्टेट में, ठीक है। बल्क पार्टिकल पे नहीं लगेगा। क्या है ये, हमारा सरफेस फिनोमिना है। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। अब देखो, क्योंकि हमने बोला है क्या है, ये जो हमारी इवेपोरेशन है वो क्या है, सरफेस फिनोमिना है, राइट। अब जितना बड़ा आप सरफेस दोगे, अगर आप एक छोटे से ग्लास के अंदर किसी को चाय देते हैं या फिर किसी को कप के अंदर देते हैं, राइट, इन दैट केस कप वाली चाय जल्दी ठंडी होती है देन दी ग्लास। क्यों, बिकॉज कप में उसके पास सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो सरफेस पे प्रेजेंट जो पार्टिकल्स है वो भी ज्यादा होंगे, राइट। तो इसीलिए वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे और इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग हो जाएगी। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो आपका इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल, अगर हम कपड़े सुखाते हैं, कभी कभार हम कभी भी कपड़ों को एज इट इज डाल के नहीं आते, हम उन्हें फैला के डालते हैं। क्यों, ताकि सरफेस एरिया उन्हें सूखने के लिए, उनके अंदर पानी जो है उसको वेपर में जाने के लिए, इवेपोरेशन होने के लिए सरफेस एरिया मैक्सिमम उसे मिल सके, जिससे कि इवेपोरेशन का जो रेट है, मतलब कितनी जल्दी होगा, वो भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। सेकंड क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखो, टेम्परेचर से तो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन होगा। टेम्परेचर अगर हम ज्यादा देंगे तो जल्दी इवेपोरेशन होगी,
राइट अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सो इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज करेगा। देन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी क्या है? इट इज डैम्पनेस इन एयर। ओके, ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं हम? डैम्पनेस इन एयर। अब इसका मतलब क्या है डैम्पनेस का? कि पहले से ही जो हमारे आसपास की हवा है, एयर है, उसके अंदर कितना ज्यादा वेपर्स जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर देखो ऑलरेडी एयर के अंदर बहुत ज्यादा वेपर्स प्रेजेंट होंगे तो जो हमारी इवेपोरेशन के बाद लिक्विड से वेपर्स बनने वाले हैं वो जाने की जगह ही नहीं है एयर में, राइट। और अगर कम वेपर्स है मतलब ह्यूमिडिटी कम है तो क्या होगा? जल्दी आपकी वेपराइजेशन हो पाएगी, इवेपोरेशन। सो इसका मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इंक्रीज करती है, उस केस में इवेपोरेशन जो है हमारी वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि पहले से एयर के अंदर डैम्पनेस ज्यादा है, इसीलिए वो वेपर्स को अपने अंदर और नहीं ले पाएंगे। देन वी हैव विंड। अब विंड का क्या सीन है? हवा, विंड जितनी इंक्रीज होगी, जितनी ज्यादा होगी। अब देखो ये अगर एक जगह है, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रही है, जैसे ही वेपर्स फॉर्म हुए, लिक्विड से वेपर स्टेट में गए पार्टिकल्स, कौन से? सरफेस वाले, क्योंकि सरफेस फिनोमेना है। जैसे ही वो पार्टिकल्स वेपर्स बन के पहुंचे और विंड बहुत ज्यादा चल रही है तो वो क्या करेगी? उन्हें बहा के अपने साथ आगे ले जाएगी और जगह बन जाएगी किन के लिए? और दूसरे सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल्स की कन्वर्जन के लिए, उनकी वेपर स्टेट में आने के लिए। तो इसीलिए अगर विंड ज्यादा है, इंक्रीज करेगी, सो उससे भी हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सभी थे हमारे वो सभी फैक्टर जिनके ऊपर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट क्या है? इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन जब भी होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस, उससे कूलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, जब हॉट समर डेज में ठंडा पानी रखने के लिए, करने के लिए ठंडा पानी, कई लोग क्या करते हैं? अर्दन पॉट, मटकों का, मिट्टी से बने मटकों का यूज करते हैं। उसमें पानी ठंडा होता कैसे है? इवेपोरेशन की टेक्निक की वजह से। और क्या करते हैं हम? कभी कभार छत को ठंडा करने के लिए गर्म होती है तो उस पर पानी डाल देते हैं, क्या होता है? ठंडक आ जाती है, ठंडी होती है ना। नेल पेंट रिमूवर, एसीटोन जो होता है उसे स्किन पे अगर वो लगता है तो ठंडक महसूस होती है। सेम विद सैनिटाइजर, जब हम सैनिटाइजर यूज करते हैं कूलिंग लगती है, ठंडी लगती है स्किन पे। ऐसे ही जब हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है, स्वेट निकलने से भी हमें कूलिंग सेंसेशन फील होती है बॉडी में। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? इवेपोरेशन के। इवेपोरेशन इज कॉजिंग कूलिंग इन सभी जगहों पे। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन is based on the fact that when a liquid evaporates, it takes latent heat of vaporization from surroundings which on losing heat get cooled। ठीक है, क्या हो रहा है? जब भी इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है, इन सभी केसेस में क्या हो रहा है? आपका इवेपोरेशन। तो जब भी हमारी इवेपोरेशन हो रही है उस टाइम पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए, राइट। ऑब्वियसली लिक्विड से वेपर स्टेट में जाना है, स्टेट कन्वर्जन करना है, सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जरूरत तो पड़ेगी। तो जो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये कहाँ से लेते हैं पार्टिकल्स? अपनी सराउंडिंग्स से, राइट। अब उस सराउंडिंग से जब वो हीट को ले रहे हैं, किस लिए? इवेपोरेशन करने के लिए। सो उस समय पे सराउंडिंग्स के साथ क्या होगा?
कूलिंग हो जाएगी। यहाँ से तो हीट निकल रही है, इवेपोरेशन प्रोसेस करने के लिए यूज की जा रही है, तो यहाँ पे कूलिंग होगी। ओके, जैसे कि जब हम हैंड सैनिटाइजर लगाते हैं अपने हाथ के ऊपर, उस समय क्या होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो इवेपोरेशन करते हैं, मतलब वो लिक्विड था, लिक्विड से उनको वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना है। अब स्टेट कन्वर्जन है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। अब वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जो हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी वो लेंगे कहाँ से, हमारी स्किन से। तो उस हीट एनर्जी को उन्होंने हमारी स्किन से लिया है, एब्जॉर्ब किया है, टू गेट कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। इसी वजह से हमें क्या लगता है, ठंडक फील होती है हाथ में। ओके, सो ये क्या था, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। अब कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्या है, अ फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ forces of attraction between their particles. Which one of the following represents a correct arrangement? मतलब हमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखनी है किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बात क्या चल रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, अब हमें पता है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, सॉलिड, लिक्विड, गैस में किस तरीके के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन पार्टिकल्स, राइट। सॉलिड में सबसे ज्यादा, देन लिक्विड, उसके बाद गैस। ओके, तो ये हमें पता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पता होना चाहिए कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में किस तरीके से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो चेंज होते हैं, वेरी करते हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब मैटर जिन पार्टिकल्स से बना है उन पार्टिकल्स के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है या वीक, ये किस ऑर्डर में होता है हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर में। सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, देन इन लिक्विड स्टेट, और उसके बाद आती है हमारी गैसियस स्टेट। ओके, तो इसके हिसाब से हम ऑर्डर लगाएंगे कि अगर हमें क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, देयरफॉर सबसे पहले गैसियस स्टेट मैटर आना चाहिए, उसके बाद लिक्विड एंड देन सॉलिड। ओके, तो यहां पर अब हम एक एक करके देखेंगे। ए जो ऑप्शन है वाटर, जो कि लिक्विड स्टेट में है, एयर गैसियस स्टेट में, और विंड भी क्या है, गैसियस स्टेट में। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो जो ऑर्डर है, यानी कि गैसेस से ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, राइट, क्योंकि इन्होंने वाटर को पहले लिखा है, मतलब वाटर में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बताए हैं एज कंपेयर टू एयर, विच इज इनकरेक्ट, गलत है। देन बी ऑप्शन देखिए, एयर क्या है, गैसियस स्टेट है, देन आपका शुगर सॉलिड एंड ऑयल लिक्विड। ओके, अब इन्होंने क्या बताया है, गैसियस स्टेट से स्ट्रॉन्गर फोर्सेस प्रेजेंट है सॉलिड में, ये तो करेक्ट है, बट सॉलिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है आपकी लिक्विड स्टेट में, जो कि रॉन्ग है, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, देन सी पे आइए, ऑक्सीजन कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है, गैसियस, देन वाटर, लिक्विड एंड शुगर सॉलिड। अब यहाँ पे देखिए क्या ऑर्डर होना चाहिए, पहले गैस, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड, राइट। वही सी ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो कि गैसियस स्टेट में है, देन वाटर एंड उसके बाद क्या है, शुगर जो कि सॉलिड स्टेट है। इसका मतलब जो ऑप्शन सी हमारा है ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। मतलब हमें डिफरेंट सेट ऑफ फिनोमिनास दिए गए हैं, अलग अलग तरीके की प्रोसेसेस बताई गई हैं जो होती हैं, राइट। अब हमें ये बताना है कौन सा वो सेट है जिसके अंदर प्रेजेंट
सभी फिनोमिना, तीन फिनोमिना है हर किसी में, वो तीनों ही इंक्रीज होंगे विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ओके, हमें क्या बताना है, कौन से वो फिनोमिनास हैं जो कि इंक्रीज होते हैं, इंक्रीजेस कब, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले में क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमने चैप्टर में पढ़ा था, विच इज स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर, राइट। यहीं पे हमने क्या देखा था डिफ्यूजन प्रोसेस में, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो इंटरमिक्सिंग है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। उस वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स और जोरों से जल्दी तेज तेज भागना शुरू करते हैं, जिस वजह से टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिफ्यूजन जो है हमारा, वो फिनोमिना इंक्रीज होता है। ओके, देन है इवेपोरेशन। ठीक है, अब इवेपोरेशन में क्या था हमारा, एक सरफेस फिनोमिना है इवेपोरेशन, जिसमें लिक्विड के जो सरफेस में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ओके, अभी हमने किया है। तो इवेपोरेशन में भी हमने रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देखे थे, जिसमें से कि एक फैक्टर क्या था हमारा, टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ओके, तो ये दोनों तो ठीक है। अब देखते हैं थर्ड, विच इज कंप्रेशन ऑफ गैस, मतलब गैस को कंप्रेस करना है, उसको प्रेशर अप्लाई करके उसका वॉल्यूम हमें कम कराना है। ठीक है, क्या करना है हमें, एक गैस लेनी है जिसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, कंप्रेस करना है, मतलब पिस्टन से प्रेशर लगा के इन गैस के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स को पास लाना है, कंप्रेस करना है, जिसे हम लिक्विफिकेशन जैसे करते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैसियस स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो कंप्रेस अगर आपको किसी गैस को करना है तो कंप्रेशन जब आप करेंगे तो कंप्रेशन के टाइम पे टेम्परेचर को आपको लो करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा क्यों करना है, टेम्परेचर कम ही क्यों करना है, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कह रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या कंप्रेशन ऑफ गैस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मतलब आसानी से कंप्रेस हो जाएगी गैस या फिर नहीं हो पाएगी, राइट। यही क्वेश्चन है। तो अगर हम सोचे अभी हमारी गैस के पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम प्रेशर लगा के कंप्रेस करना चाहते हैं, मतलब क्या करना है हमें, जो ये पार्टिकल्स दूर दूर हैं एक दूसरे से, उन्हें एक दूसरे के पास लाना है, ताकि इनके बीच में प्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके, ताकि इनका स्टेट जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो पाए, राइट। अगर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो तेजी से भागना शुरू करते हैं। अब ऐसा अगर होता है, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे गैस का तो कंप्रेस वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस स्टेट में हमें क्या करना है, कंप्रेस करने के लिए पार्टिकल्स को पास लाना है, लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जिससे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और वो और दूर दूर भाग रहे हैं। ओके, तो यानी कि इसके अंदर ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। कंप्रेशन ऑफ गैस का जो फिनोमिना है वो इंक्रीज नहीं होगा विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जबकि वो डिक्रीज होगा। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं। इवेपोरेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, बढ़ता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कंप्रेशन ऑफ गैस वापस आ गया, मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी इवेपोरेशन करेक्ट है, डिफ्यूजन करेक्ट है, देन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। एक्सपेंशन का क्या मतलब है, अगर आपके एक डेफिनेट वॉल्यूम में, अगर मानो अभी एक गैस, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊं,
इतने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है। एक्सपेंशन का मतलब है कि वो एक्सपैंड हो जाए, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से और ज्यादा दूर चले जाएं और वो एक बड़े वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर ले। ओके, तो एक्सपेंशन में मतलब हमें क्या करना है, कोई गैस एक्सपैंड हो रही है मतलब वो अपने वॉल्यूम को बढ़ा रही है। अब वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, अगर उसमें प्रेजेंट पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से और ज्यादा, और वो एक बड़े वॉल्यूम में फैल जाएंगे, राइट। तो यानी कि अगर हम सोचे, अगर हम हीट करते हैं किसी गैस को, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी गैस का, तो क्या होगा, उसके अंदर प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो जो हैं दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से और एक्सपैंड होंगे इजीली। तो एक्सपेंशन ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट है। डी में क्या है, इवेपोरेशन जो कि बढ़ता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी भी एक बारी देख लो, सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस की क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी या बढ़ेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो सॉल्युबिलिटी जो है गैस की वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ डिक्रीज होती है इन लिक्विड, ठीक है। देन डिफ्यूजन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड कंप्रेशन ऑफ गैसेस ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इनकरेक्ट है। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी जो है हमारा वही सिर्फ करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स। क्या कह रहे हैं, फ्लूइड्स किसे कहते हैं, हम कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लूइड हम उन मैटर को बोलते हैं जिनके अंदर क्या होती है, टेंडेंसी टू फ्लो, वो फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं, बहाव होता है उनके अंदर, उन चीजों को हम फ्लूइड्स बोलते हैं, राइट। अब ये बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो ए क्या है, ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स। अब जब हमने मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वहां पर हमने फ्लूइड के अंदर देखा था कि दो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो कि फ्लूइड्स होती हैं, राइट। कौन कौन सी, गैसेस एंड लिक्विड्स, दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, टेंडेंसी टू फ्लो। तो इसीलिए ये दोनों ही फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो यानी कि ओनली गैसेस तो नहीं है भाई, ये तो रॉन्ग हो गया, लिक्विड्स भी हैं उसके साथ में। गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, सॉलिड्स के अंदर तो टेंडेंसी टू फ्लो होती ही नहीं है, तो वो फ्लूइड में नहीं आएंगे, ये भी इनकरेक्ट हो गया। गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, ये ऑप्शन करेक्ट है। ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसका मतलब चारों गिवन ऑप्शंस में से हमारा जो ऑप्शन सी है वही सिर्फ क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इन चारों में से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ओके, सबसे पहली स्टेटमेंट देखिए, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, राइट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, इट इज करेक्ट, क्योंकि हम क्या पढ़कर आए थे, कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स में हमने सब्लिमेशन की प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था, है ना। अगर हम डायरेक्टली सॉलिड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं विदाउट पासिंग इन द लिक्विड स्टेट, फॉर एग्जांपल समझिए, अगर हमारे पास वाटर है, पानी है, राइट, बर्फ निकाली हमने फ्रिज से, वो क्या है, आइस, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, राइट, लिक्विड नहीं है, सॉलिड स्टेट है। अब वो क्या करेगा, मेल्ट होके बनाएगा लिक्विड वाटर जिसे हम पीते हैं, राइट, लिक्विड स्टेट में आ गया, सॉलिड से कहाँ गया, लिक्विड में। जब हम उस लिक्विड को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, उबालते हैं, बॉईल करते हैं, तब वो क्या करता है, कन्वर्ट होता है इनटू स्टीम, स्टीम बनाता है,
वाटर के वेपर्स फॉर्म करता है, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम प्रोसेस देखें तो सबसे पहले सॉलिड जो था वो लिक्विड में गया, देन लिक्विड से गैशियस स्टेट में गया। लेकिन अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड। अगर हम अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो वो सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैशियस स्टेट में, बीच में लिक्विड स्टेट जो है वो नहीं आती। तो उसी तरह की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, जिसके अंदर सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, गैशियस स्टेट में, विदाउट पासिंग। अब सॉलिड टू गैशियस आप बताएंगे डेफिनेशन में, पर आपको मेंशन करना है विदाउट पासिंग बाय द लिक्विड स्टेट, कि लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, लिक्विड स्टेट जो है बीच में वो नहीं आएगी। ओके, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है फॉर सब्लिमेशन प्रोसेस, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड क्या है, कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। अब हम वेपराइजेशन प्रोसेस पढ़ चुके हैं जिसमें लिक्विड से हमारे वेपर्स फॉर्म होते हैं ऑन हीटिंग द लिक्विड, राइट। बट यहाँ पे क्या है, वेपर्स, यानी कि आप बोल सकते हैं गैशियस स्टेट से आपका डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में जा रहा है विदाउट पासिंग इन द लिक्विड स्टेट, तो इसे भी हम सब्लिमेशन ही बोलते हैं या फिर रिवर्स सब्लिमेशन। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, ये भी इनकरेक्ट है। हमने देख लिया वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में जाते हैं विदाउट पासिंग इन लिक्विड स्टेट, सो हम उसे सब्लिमेशन ही बोलते हैं या फिर रिवर्स सब्लिमेशन। अब इन्होंने क्या बोला है, फ्रीजिंग, जबकि हम क्या पढ़कर आए हैं, फ्रीजिंग कौन सी प्रोसेस है, जिसमें हम लिक्विड स्टेट को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, पानी को फ्रीज करते हैं बर्फ बनाने के लिए, राइट। सो लिक्विड से जब सॉलिड में जाते हैं दैट इज फ्रीजिंग, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। डी इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड इनटू लिक्विड तो सब्लिमेशन है ही नहीं, क्या है, सॉलिड इनटू गैशियस स्टेट विदाउट पासिंग इन लिक्विड स्टेट, सो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। इसका मतलब सिर्फ आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए। ओके, ओनली ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग समर water kept in an earthen pot becomes cool because of the phenomena of। हमें क्या बताना है, गर्मियों में हम क्या करते हैं, समर्स में हम पानी ठंडा करने के लिए अब रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में लोग कैसे करते थे पानी ठंडा, मटके के अंदर, यानी कि अर्थन पॉट के अंदर क्या करते थे, कूलिंग ऑफ वाटर, पानी ठंडा करके पीते थे। ओके, तो इसके पीछे कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसके पीछे क्या रीजन है वो समझते हैं। देखो, इसके पीछे जो प्रोसेस है वो है इवेपोरेशन, ठीक है। अब इवेपोरेशन में होता क्या है, ये हम जानते हैं, इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना जिसके अंदर लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स या गैशियस स्टेट में बिलो बॉइलिंग पॉइंट। अब बिलो बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, क्योंकि ये एक सरफेस फिनोमिना है, राइट। हमने इवेपोरेशन को बोला है इट इज अ सरफेस फिनोमिना, इसका मतलब ये किन पे लगता है, जो लिक्विड पार्टिकल्स आपके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं
उनके ऊपर लगने वाला फोर्स, मतलब सपोज ये एक लिक्विड है, इसके अंदर जो ये पार्टिकल्स हैं जो सरफेस पे हैं, इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो कम है किसके कंपैरिजन में, बल्क में प्रेजेंट पार्टिकल के, क्योंकि इस पे तो चारों ओर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, पर इन पार्टिकल्स पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बाकी पार्टिकल्स लगाते हैं वो कंपैरेटिवली कम है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू वेपर्स, लिक्विड से वेपर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब जो इस प्रोसेस के अंदर लगने वाली एनर्जी है, क्योंकि हमें पता है हमें क्या चाहिए, अगर हम लिक्विड से वेपर्स बनाना चाहते हैं तो हमें हीट एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जरूरत पड़ती है, राइट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए। अब इस मटके में क्या होता है, जो हमारा मिट्टी का घड़ा मटका है उसके अंदर पोर्स होते हैं छोटे छोटे, है ना, तो इन पोर्स से क्या होता है, जो इसमें पोर्स प्रेजेंट होंगे, इतने बड़े नहीं लेकिन बहुत छोटे छोटे जो पोर्स प्रेजेंट होंगे, वहां से आपका जो वाटर है, राइट, वो बाहर आएगा, रिसेगा। फिर क्या होगा आपका, ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं ये इवेपोरेट होंगे, इवेपोरेशन होगा इनका। अब जब इनका इवेपोरेशन होगा तो जो ये एनर्जी है, मतलब जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिक्वायर्ड है, हीट एनर्जी इन पार्टिकल्स को वेपर स्टेट में जाने के लिए, तो वो कहाँ से लेंगे, ऑब्वियसली अपने सराउंडिंग से लेंगे। तो वो जो है ये पार्टिकल्स लेते हैं अंदर प्रेजेंट के, जो आपका ये मटका है और आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वहां से, अंदर प्रेजेंट वाटर पार्टिकल से, जिस वजह से क्या होता है, उनके अंदर कूलिंग हो जाती है, क्योंकि उनसे हीट एनर्जी जो है वो रिमूव हो रही है। ठीक है, तो इसके पीछे हमारी इवेपोरेशन की प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पे चलिए, ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री 38 and 66 डिग्री टू केल्विन स्केल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। क्या करना है, हमने लेक्चर में देखा था टेम्परेचर की हमारे पास क्या है, 2 यूनिट्स हैं फॉर टेम्परेचर, एक तो हमारा केल्विन स्केल है और दूसरा क्या है, डिग्री सेल्सियस, राइट, डिग्री सेल्सियस है। तो इनका कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, जो कि ये है, मतलब अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो आप उसे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, उसमें 273 ऐड करके। अब जैसे क्वेश्चन में हमें 3 टेम्परेचर दिए गए हैं, 25, 38, 66, राइट, इन तीनों को क्या करना है, हमें केल्विन स्केल में ले जाना है। तो क्या करेंगे, 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल, तो केल्विन में जो है वो कैसे आएगा, 273 प्लस 25, 298 केल्विन। ठीक है, उसके बाद क्या है, 35, राइट, सॉरी 38, 311 केल्विन। देन क्या है हमारे पास नेक्स्ट टेम्परेचर, 273 प्लस 66, 339। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, 298, 311 एंड 339 केल्विन।